तो संसद के मॉनसून सत्र का बिगुल बजने से ठीक पहले राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर एक बेहद अहम और हाई लेवल बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक चली इस मैराथन चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार के विधायी एजेंडे को पास कराने और विपक्ष के हमलों को नाकाम करने की रणनीति बनाई गई। और इन सबके बीच चर्चा का अहम मुद्दा है परिसीमन बिल, जो पीएम मोदी हर हाल में पास कराना चाहते हैं। ये वही बिल जो लास्ट सत्र में भी गिर गया था, लेकिन इस सत्र में पास कराने के लिए पीएम मोदी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी की इस घेराबंदी के जवाब में आज कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। जहां कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी नेताओं ने सरकार को चौतरफा घेरने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। आगामी 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, लेकिन बीती रात पीएम मोदी की बैठक और आज कांग्रेस के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार और सियासी तौर पर बेहद गर्म रहने वाला है। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद सांसद जयराम रमेश बोले कि कांग्रेस परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी और विपक्ष की एकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। मॉनसून सत्र में सरकार विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम भी पेश कर सकती है। हम इस बिल का भी विरोध करेंगे। परिसीमन विधेयक जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर जेपीसी का गठन हुआ, जिस जेपीसी का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को लेकर। सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी एनडीए का समर्थन करेगी या फिर इंडिया गठबंधन के ही साथ रहेगी। हाल के दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई घटनाओं ने इन अटकलों को हवा दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी से कुछ नेताओं की मुलाकातों के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी बीच सुप्रिया सुले के बयान ने बहस को और तेज कर दिया है। अगर परिसीमन बिल में सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि का प्रावधान होगा, तभी पार्टी समर्थन पर विचार करेगी। बसला कारण का मला स्वतःला वाटलं होतं की ते 50% त्याच्यात लिहिलेलं असेल। बिलमध्ये कुठेही 50%चा उल्लेख देखील नव्हता। तुम्ही संसदेची चर्चा जर काढून बघितली, आम्ही सविस्तर त्याचा उल्लेख आमच्याही भाषणात केलाय। बिल तर हातात आलं पाहिजे, मी सपोर्ट करायला माझ्या हातात बिल तर असलं पाहिजे। बिलच आलेलं नाही, सपोर्टचा विषयच येत नाही। दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शरद पवार की पार्टी विपक्ष से अलग रुख अपना सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पार्टी ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और बिल का अंतिम स्वरूप सामने आने के बाद ही आधिकारिक रुख तय किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि जो अभी ये बिल था वो देश के हित में नहीं था। महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलेलं आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावर ज्यांनी नेतृत्व केलेलं आहे असे महाराष्ट्राचे एक सुपुत्र आहेत। त्याच्यामुळे त्यांच्या येण्याने निश्चितपणे एनडीए मजबूत होईल याची मला खात्री आहे आणि स्वतः पवार साहेबांचे अतिशय चांगले संबंध हे आदरणीय मोदी साहेबांशी आहेत आणि त्याच्यामुळे मोदी साहेब असतील, अमित शाह साहेब असतील, सर्वांचीच त्यांचे चांगले संबंध आहेत।
तो संसद के भीतर नंबर गेम का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। सरकार ने पिछले सत्र के मुकाबले अपनी ताकत तो बढ़ाई है, लेकिन क्या वो जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएगी? पिछले सत्र में सरकार के पास 298 सांसद थे, जो अब बढ़कर 324 हो चुके हैं। यानी सीधे सीधे 26 सांसदों का समर्थन बढ़ गया है। शरद पवार साहब ये सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कल जिस तरह से सुप्रिया ताई ने बात की, उनका कहना स्पष्ट था कि अगर 50% सीटें हर राज्य में बढ़ती है तो उससे उनका सपोर्ट रहेगा। यानी तमिलनाडु में 39 है तो मान लो 18 या 19 वहाँ सीटें बढ़ जाएगी, केरला में 20 है तो वहाँ 30 हो जाएगी। ये यानी सभी राज्यों में समान न्याय से अगर सीटें बढ़ती हैं तो उससे हमारा विरोध नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा, जो मैंने सुना है। तो पिछले सत्र में सरकार के पास 298 सांसद थे, जो अब बढ़कर 324 तक पहुंच गए हैं। यानी सीधे सीधे 26 सांसदों का समर्थन सरकार के लिए बढ़ गया है। इस 324 के आंकड़े को जुटाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया गया है। इसमें टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसद और यूबीटी के बागी गुट के 6 सांसद शामिल हैं। सरकार को टिकने या अपनी बड़ी योजना को पास कराने के लिए कुल 360 सांसदों की जरूरत है। अब समीकरण बहुत सीधा है। 360 में से 324 का इंतजाम तो हो चुका है, लेकिन सरकार अब भी जादुई आंकड़े से 36 सांसद दूर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 26 नए सांसदों को अपने पाले में लाने के बाद क्या सरकार बाकी बचे 36 सांसदों की खाई को पाट पाएगी, या विपक्ष इस चक्रव्यूह को भेद देगा? राजनीतिक विश्लेषकों का तो मानना यही है कि शरद पवार की रणनीति कई स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ वो अपनी पार्टी को टूट से बचाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रखना चाहते हैं। परिसीमन जैसे संवैधानिक मुद्दे पर समर्थन या विरोध का फैसला भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति और महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकती है। महाराष्ट्र की सियासत की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो डिलिमिटेशन बिल को चर्चा है, उसकी सबसे ज़्यादा अगर खटपट कहीं हो रही है तो वो महाराष्ट्र है। क्योंकि एक तरफ तो महायुति के सभी दल इसका सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं महाविकास अघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे की यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, वहां पर भी अब 2 धड़े बन गए हैं। एमवीए में बड़ी टूट के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि महाराष्ट्र की सियासत में जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा चलती रहती है और अपना हित को साधने की कोशिश भी चलती रहती है। और एक बात और कि खुद की हैसियत को कैसे सियासत में बड़ा करना है ताकि जो हम कहें वो सुनी जाए, इसकी सियासत तो हमेशा ही चलती रहती है। कैमरामैन नईन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।